हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जानने के बाद चैप्टर नंबर 3 10th क्लास केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब बारी आ गई है भाई साहब मेटल की खोज करने की। बोले सर मेटल की खोज मतलब क्या, हम लोगों को काम पे लगाने वाले हैं? सुन लो, खोज तो मैं कर बताऊंगा। मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे साइंटिस्ट लोग जिन्होंने अब तक खोज करी है उन्होंने कैसे खोज करी है, लेकिन खोज करने से पहले पता तो होना चाहिए कि भाई साहब मेटल को पाया कहां जा सकता, मतलब मेटल पाया कहां जा सकता है। मतलब कहने को यह समझना है कि मेटल अकर जो करेगा अर्थ में, वो अर्थ क्रस्ट में उसका अकरेंस कैसे होगा, यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल की बात करनी है। ठीक है, अब पहली बात तो एक चीज समझो कि जो मेटल होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने जमीन थी भाई साहब, जमीन थी तो आपने जमीन में पता किया भाई साहब इसमें ये मेटल निकलता है, तो आपने जमीन को खोदना चालू करा, 200-250 फीट की गहराई तक गए तो वहां पर आपको मेटल या मेटल से जुड़ा हुआ कंपाउंड मिल जाता है जिसमें से आप मेटल को निकालते हो। ठीक है, अब पहला तो मन में यह सवाल आता है कि सर वो 200-250 फीट की गहराई में गया कैसे? हमारा घर को तो बने हुए अभी यहां पर 60-70 साल हुए और ये 200-250 फीट की गहराई में कितने सालों से दबा होगा हमें कुछ अंदाजा ही नहीं है। तो ये गया कहां पर? जैसे आप सोना चांदी आए दिन न्यूज देखते होगे तो वो जमीन खोद दी तो वो पुराने जमाने की अशर्फियां निकल रही हैं, सोना निकल रहा है, तो सवाल उठता है ये वहां पर पहुंचे कैसे? मतलब राजा महाराजाओं ने दफनाए क्या? तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, राजा महाराजा थोड़ी ना दफना कर गए। और चलो राजा महाराजा सोने चांदी को दफना भी दे थोड़ी देर के लिए, मान भी लें, तो कॉपर, आयरन, जिंक, इनको क्यों दफनाएंगे? ये कोई बहुत कीमती मेटल थोड़ी ना है। सोना चांदी तो चलो कीमती मेटल है, इसको फिर भी हम मान लेते हैं दफन कर सकते हैं राजा महाराजा जमीन के नीचे 200-250 फीट की गहराई में, लेकिन पीतल तांबा का उनको क्या करना? वो कौन चोरी करके भागने वाला है? तुम्हारे घर में चोरी होगी तो कोई स्टील का बर्तन थोड़ी ना लेकर जाएगा कि चलो 2 कटोरी 2 चम्मच लेकर निकल लेता हूं, क्योंकि वो कोई बहुत वो चीजें थोड़ी ना, एक्सपेंसिव चीजें थोड़ी ना है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो मेटल जमीन की गहराई में 200-250 फीट की गहराई तक मौजूद है, पहला सवाल तो यह कि ये वहां पहुंचे कैसे? उनकी अकरेंस तो वही है लेकिन वो वहां पहुंचे कैसे? तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स पहले स्पेस में एक धमाका हुआ था, जिस धमाके को बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बोला जाता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, और कहते हैं कि भाई साहब ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, इसके बाद कई छोटे छोटे, इसमें से कई सैकड़ों पार्टिकल्स निकले जो अर्थ क्रस्ट पर फैल गए, यूनिफॉर्मली गिर गए। कहीं कोई एक प्रकार का पार्टिकल गिरा, किसी दूसरे देश पे दूसरे पार्टिकल गिरे, तीसरे देश पे कुछ अलग प्रकार का पार्टिकल, ऐसे सारे पार्टिकल्स नॉन यूनिफॉर्मली कहीं पे भी वो गिर गए इस एक्सप्लोजन से निकलने वाले पार्टिकल, जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोला जाता है। फिर क्या हुआ? धरती की सतह पर पहुंच गए। अब क्या हुआ? धरती की सतह पर इतने सालों में प्लांट्स का डिके होना, एनिमल्स का डिके होना, बहुत सारी चीजें, रॉक्स और जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे उनका कटना, छोटे पत्थरों में बनना, छोटे पत्थरों का मिट्टी में बनना, मिट्टी का फिर वहां पर एक लेयर बना लेना, तो इतनी सारी लेयर बनती गई कि वो जो पार्टिकल सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले थे वो धरती के नीचे पहुंचते चले गए। और कहां पहुंच गए? 150, 200, 250 फीट गहराई में पहुंच गए आज, क्योंकि उसके बाद लेयर पे लेयर बनती चली गई, क्योंकि इतनी सारी अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे प्रोसेस अपने आप होने लगे। प्लांट्स का कटकर वहां पर बिछ जाना, बारिश के मौसम में जो आपका मिट्टी आ जाती है कहीं से, वो वहां पर डिपॉजिट हो जाना, बहुत अलग अलग जगह से बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनके पत्थर कटते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, वो स्टोन्स और सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, तो सॉइल की लेयर बनती, तो ऐसे कई चीजों की लेयर आती रहती है। तो इस कारण से वो जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के पार्टिकल्स थे वो नीचे दफन हो गए। साइंटिस्ट की टीमों ने फिर उनको निकालना चालू करा और उन पर रिसर्च करी, तो पता चला कि वो पार्टिकल्स मेटल के पार्टिकल्स थे। मतलब वो जो पार्टिकल्स थे वो उन पार्टिकल्स में या तो फ्री स्टेट में होंगे तो वो मेटल के फॉर्म में निकलेंगे, या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होंगे तो वो किसी मेटल के कंपाउंड के रूप में होंगे। मतलब वो जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पार्टिकल निकले थे वो उस समय कहीं ना कहीं मेटल के पार्टिकल्स थे। क्लियर हो गया? अब इतने सालों से मेटल के पार्टिकल्स अर्थ की लेयर के नीचे दफन थे, नीचे दबे हुए थे, डिपॉजिटेड थे, तो जाहिर सी बात है नीचे जाएंगे तो हमको हाई प्रेशर फील होगा, हाई टेम्परेचर फील होगा, तो उन पार्टिकल्स को भी वो चीज फील होगी जिसको हमने बाद में समझा कि ये मेटल्स हैं।
तो उन मेटल्स में से जो रिएक्टिव मेटल्स थे उन्होंने अपने आप को कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर लिया, कंपाउंड फॉर्म में बना लिया, मतलब कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर लिया, मतलब वो मेटल रिएक्टिव होने के कारण उसी लेयर पर, मतलब वो जो धरती के नीचे 200-250 फीट की गहराई पर पहुंच गए, वहां पर जो मिला उसके साथ रिएक्ट करके उसका एक कंपाउंड बना लेंगे, मेटल का एक कंपाउंड बना लेंगे, और हम कहेंगे उस मेटल की अकरेंस वहां पर कंबाइंड स्टेट में हो गई। किस स्टेट में हो गई? कंबाइंड स्टेट में। जबकि कुछ ऐसे भी मेटल्स थे, कैसे? गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं थे, बिल्कुल ढीठ थे, बोलते हम तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो हमें 250 क्या 2500 सालों तक भी नीचे दफन करके रखते तो भी हम लोग क्या करते, 250 फीट क्या और नीचे गहराई भी दफन करते तो भी हम लोग क्या करते, हम लोग रिएक्ट करते ही नहीं, क्योंकि हम तो रिएक्ट कर ही नहीं सकते। तो ये मेटल आपको फ्री स्टेट में ही पाए गए। तो जब आपने जमीन खोदी, इन मेटल की अक्रेंस को जानने की कोशिश करी कि कौन सा मेटल हमारे देश की धरती के नीचे दफन है, कौन सा मेटल उसके घर के नीचे जो जमीन है उसमें दफन है, कौन सा मेटल वो फलाने देश की जमीन के नीचे दफन है, यह सब पता करने के लिए जब हमने जमीन खोदना चालू करी तो हमें मेटल के दो रूपों से मुलाकात हुई। दो रूप मतलब वो मेटल जो रिएक्ट नहीं करते, वो मेटल आज भी मेटल के रूप में ही बने रहे, जिसको आप फ्री स्टेट बोल दोगे। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का कोई सॉल्ट, कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, गोल्ड आपको प्योर स्टेट में मिलेगा, मतलब वहां से ले जाकर सीधा बेच भी दोगे तो भी बिक जाएगा वो गोल्ड के रेट पर, मतलब इतना प्योर स्टेट में मिलेगा वहां पर गोल्ड। क्योंकि गोल्ड बोलता है मैं तो रिएक्ट करता ही नहीं, तो 250 फीट की गहराई में और 250 सालों तक था, तो मतलब नहीं है, तुम 250 फीट की जगह 2500 फीट भी मेरे को नीचे ले जाते और 250 साल की जगह 2500 सालों बाद भी निकालते तो भी मैं फ्री स्टेट में ही निकलता, क्योंकि मैं किसी से रिएक्ट करता ही नहीं हूं। यह मतलब मेटल आपका फ्री स्टेट में निकलेगा, जो अकरेंस ऑफ मेटल का एक पार्ट होगा। लेकिन वहीं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम बोलेंगे भाई साहब हम तो रिएक्टिव है, हम गोल्ड की तरह नहीं है, हम तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। और जब 250 फीट की गहराई में जहां टेम्परेचर इतना ज्यादा है और प्रेशर इतना ज्यादा है, तो हम तो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हम पाए जाएंगे कंबाइंड स्टेट में। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो दो स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं, और कंबाइंड स्टेट में जो कि बहुत रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी मेटल्स आपको जमीन, अर्थ की गहराई में जाकर मिलते हैं। अब आप क्या करते हो, उस गहराई से उनको निकालकर बाहर लाते हो और कोशिश करते हो कि इनमें से हम मेटल निकालें। तो आपने क्या करा, आपने जमीन खोदी, जमीन खोदी तो आपने कहा कि यार चलो कॉपर निकालना है, तो कॉपर का ये पत्थर उठा लेता हूं, बड़ा सा पत्थर, अच्छा इसमें कॉपर है, इसको भी रख लेता हूं, ये वाला पत्थर उठा लिया, इसको भी रख लिया, ये वाला पत्थर उठा लिया, इसको भी रख लिया। मतलब तुमको बहुत सारे कॉपर के बड़े बड़े पत्थर मिल गए और तुमको लगा इन सब में से कॉपर निकाल सकता हूं, तुम सबको उठाकर बाहर ले आए और तुम उसमें बैठ गए। वो जो ट्रॉली गई होगी ना नीचे, तुम जहां पर 250 फीट की गहराई में, और तुमने बोला आवाज दी, चलो ऊपर, तो वो ट्रॉली तुमको ऊपर खींच लाई और तुम इतने सारे पत्थर उठा लाए और तुमने सब ऐसे रख दिया, बोले ये लोग कॉपर इसमें से निकाल सकते हो। मैं कॉपर का एग्जांपल दे रहा हूं, तुम कोई और मेटल भी मान सकते हो इसकी जगह पर, ठीक है। अब वो सारे जो पत्थर थे जिसमें से तुम्हें लगता है तुम कॉपर निकाल सकते हो, क्योंकि सबके अंदर कॉपर मौजूद होगा, जाहिर सी बात है प्योर फॉर्म में नहीं होगा, रिएक्ट मतलब कंपाउंड के फॉर्म में होगा, क्योंकि वो पत्थर के रूप में आ गए, मतलब उसके अंदर और भी कोई चीजें होंगी कॉपर के अलावा, कॉपर प्योर स्टेट में नहीं रहेगा। तो उससे तुम जब कॉपर निकालने की कोशिश करोगे तो उन पत्थरों का नाम हो जाएगा मिनरल्स, मतलब उन पत्थरों के नाम को तुम मिनरल्स बोलोगे। मतलब तुम्हारे पास वो सब कॉपर के जो तुम ऐसे करके लेकर आए ना बाहर, वो सब मिनरल्स थे, क्योंकि उन सभी चीजों में, उन सभी कंपाउंड में जो तुम लेकर आए हो, उन सब में कॉपर है और उन सब में से तुम कॉपर निकाल सकते हो। तो वो कंपाउंड जिसमें मेटल पाया जाए, वो मेटल जो तुम चाहते हो निकालना, और उन सभी कंपाउंड में से मेटल को निकाल सकते हो, मेटल पाया जाता है और मेटल निकाल भी सकते हो, ऐसे कंपाउंड को आप नाम देते हो क्या, मिनरल्स। ये ऐसे होते हैं, कई कई अलग अलग टाइप के अलग अलग मेटल्स हैं, तो अलग अलग कलर के पत्थर होंगे, लेकिन वो सारे आपके मिनरल्स होंगे। वो पत्थर मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसमें सॉइल रॉक्स तो होंगे ही, लेकिन कुछ मेटल के साथ कुछ नॉन मेटल भी होगा, कुछ मेटल और दूसरे मेटल भी होंगे, तो वो बेसिकली कंपाउंड के रूप में होगा। लेकिन उसमें से यह तय है कि उसमें वो मेटल पाया जाता है जो आप चाहते हो निकालना, और उनमें से मेटल को निकाल सकते हो, तो वो हो गए आपके मिनरल्स। अब देख लो डेफिनेशन, मेटल बियरिंग, मेटल बियरिंग मतलब जिनके पास मेटल होगा, मेटल बियरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट
are called minerals. In other words, the solid compounds of metal occurring in nature are called minerals. तो आप उनको मिनरल बोल दोगे. तो ये हो गए आपके मिनरल. ठीक है, आपने कहा जिंक को निकालना है तो जमीन खोदी, 200-250 फीट की गहराई तक गए, तुमने जिंक के बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्थर देखे, तुमने कहा यार इससे भी जिंक निकाल सकता हूं, इससे भी, सबको लेकर चलो, और ऊपर गए, तुमने सब जगह पर जिंक रख दिए, बोले सब में से जिंक निकल सकता है, सारे कंपाउंड जिंक के मिनरल्स माने जाएंगे. ये सब मिनरल्स है क्योंकि इसमें जिंक है और इनमें से जिंक निकाला जा सकता है, तो आपके मिनरल हो गए. तो ये हो गई मिनरल की बात. लेकिन अब मिनरल के बाद जो बच्चों अगली चीज आती है वो आती है ओर. और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिनरल और ओर में अंतर क्या है. अब और क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना. कॉपर का एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं. तो कॉपर के तुम बहुत सारे पत्थर उठा लाए और तुमको लगता है ए बी सी ये 3 स्टोन्स हैं, जिसमें तुम्हें या 3 सॉलिड कंपाउंड है, स्टोन नहीं बोल रहा हूं उसको, 3 सॉलिड कंपाउंड बोल रहा हूं. तुम्हें लगता है इन तीनों में से तुम कॉपर को निकाल सकते हो. अब मैं तीनों कंपाउंड का टेस्ट करा तो मेरे को पता चला तीनों कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड थे. मतलब क्या था, मैं बता देता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना. मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. एक था कॉपर का सल्फेट, ठीक है, कॉपर का सल्फेट मान लेता हूं. एक था कॉपर का कार्बोनेट, तो ये कॉपर कार्बोनेट हो गया. और एक था मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड, तो मैंने उसको CuO मान लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 3 केस बन गए आपके कॉपर के. जिंक के बात करते तो जिंक के भी कुछ ऐसे बन जाते. तो जिंक के भी पत्थर मैंने लिए थे, तो जिंक के, चलो मैं जिंक के भी कुछ बात बता देता हूं. तो कॉपर से अच्छा और जिंक की बात समझा देता हूं, तुमको और जिंक की बात डिटेल में समझ में आएगी. चलो जिंक मैंने मान लिया कि अब तुमने कॉपर नहीं, तुमने सोचा जिंक निकालते हो, जिंक के पत्थर निकाल लाए. एक निकाल लिया तुमने जिंक सल्फेट, तुमने कहा सर इसमें जिंक पाया गया तो मैं उठा लाया इसको नीचे से और इसमें से जिंक निकल सकता है. मैंने कहा अच्छी बात है. एक निकाल लिया तुमने जिंक कार्बोनेट, तो एक में जिंक कार्बोनेट निकल गया. और एक तुमने निकाल लिया जिंक का ऑक्साइड कैलोजेडेनो. एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी कई हो सकते हैं. नाइट्रेट हो सकता था जिंक का क्लोराइड हो सकता था, जिंक का ब्रोमाइड हो सकता था, कुछ भी. ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. जैसे कॉपर के हो सकते हैं वैसे जिंक के, वैसे किसी भी मेटल के हो सकते थे. मेक श्योर कि वो रिएक्टिव मेटल होता. अब तुमने कहा सर इन तीनों को क्या बोल दूं, तो मैंने कहा बेटा इन तीनों में जिंक है और तीनों से जिंक निकाल सकता है, तो एक काम कर, तीनों को तू मिनरल्स तो बोल ही सकता है. तो मेरे लिए ये तीनों हो गए क्या, मिनरल्स. लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से देख सुनना. जिंक सल्फेट में से जिंक निकालोगे और जिंक निकालकर अगर बेचोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा किस में से होगा. मतलब अगर इन तीनों केसेस की बात करें तो जिंक को निकालकर, जिंक क्योंकि अभी प्योर फॉर्म में नहीं है तो निकालना तो पड़ेगा, और प्योर फॉर्म में निकालकर उसको बेचना भी पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा. वो डिपेंड करता है कि भाई साहब आपको तीनों में से निकालने में कॉस्ट सबसे ज्यादा किस में लगेगी. तो मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें से एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें. इस जिंक सल्फेट में से जिंक निकालने के लिए 25 रुपए खर्च करने पड़ते हैं प्रति केजी. कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 25 रुपए पर केजी. जिंक कार्बोनेट से तुम्हें खर्च करने पड़ते हैं 22 रुपए पर केजी. मतलब ये तुम्हारा खर्चा है जिंक को निकालने का. और जिंक ऑक्साइड से तुम्हारा खर्चा आता है मान लो 30 रुपए पर केजी. ये तुम्हारा खर्चा है जिंक को निकालने का. अब तुम बोलोगे कि सर ये हमारा जो खर्चा है जिंक को निकालने का, ये खर्चा आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो. क्योंकि जाहिर सी बात है जब तुम माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग मतलब समझ गए, जमीन खोदकर इतने सारे पत्थर निकाल रहे हो, इतने सारे सॉलिड कंपाउंड निकाल रहे हो, तो घर में स्टील के बर्तन खुद के लिए बनाने के लिए तो नहीं निकाल रहे होगे, या खुद के लिए कोई जिंक का काम करने के लिए तो नहीं निकाल रहे होगे. मतलब तुम इंडस्ट्रियलिस्ट होगे तो तुम क्या कर रहे होगे, जिंक को कमर्शियली बेचने के लिए कर रहे होगे, या जिंक का कोई बड़ा कारोबार तुम्हारा होगा तो तुम उसके लिए कर रहे होगे. तो तुम्हारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू बहुत मायने रखती है, और तुम इस इकोनॉमिक वैल्यू में से उस इकोनॉमिक वैल्यू के मिनरल से जिंक निकालोगे जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा. तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा, जिसमें जिंक का 1 केजी निकालने में खर्चा कम लग रहा है. 25 रुपए जिंक सल्फेट से लग रहा है, 22 रुपए जिंक कार्बोनेट से लग रहा है, और 30 रुपए जिंक ऑक्साइड से लग रहा है. तो भाई साहब आपका सबसे कम खर्चा किससे लग रहा है, आपका सबसे कम खर्चा जिंक कार्बोनेट से लग रहा है.
निकलने को तो जिंक सल्फेट से भी निकल सकता है, जिंक ऑक्साइड से भी निकल सकता है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ये मत मान लेना कि ये फैक्चुअल डेटा है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं बस। तो जिंक कार्बोनेट से आपका खर्चा सबसे कम लग रहा है, मतलब जिंक कार्बोनेट से जिंक जो निकलेगा वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। बस आप तय कर लोगे कि आप जिंक कार्बोनेट से जिंक निकालोगे, तो जिंक कार्बोनेट आपके लिए बन जाएगा ओर। क्या बन जाएगा? ओर। इसको मिनरल ओर भी बोल सकते हो, लेकिन इसका स्पेसिफिक वर्ड बन जाएगा ओर। मतलब ओर एक प्रकार का मिनरल ही था, लेकिन वो मिनरल जिससे मेटल आप सबसे ज्यादा फायदेमंद तरीके से निकाल सकते हो। फायदेमंद तरीका मतलब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? फायदेमंद तरीका जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा और उस जिसमें बहुत आसानी होगी, वो आप उस मिनरल में से आप जिंक निकाल सकते हो, क्योंकि वही आपका ओर बन जाएगा। सर तो बाकी दोनों क्या रह गए? ये और ये जो बाकी दोनों रह गए, ये बाकी दोनों आपके कहलाएंगे क्या? सिंपल मिनरल। तो ये भी आपका मिनरल और ये भी आपका मिनरल, लेकिन जिंक कार्बोनेट आपका क्या हो गया? मिनरल ओर। अब देखो मिनरल ओर की डेफिनेशन पढ़ो। अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ो, अब मजा आएगी। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल, मैंने कहा था ना कारोबार के रूप में देखना पड़ेगा, आर कॉल्ड ओर्स। और कमर्शियल स्केल का मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, क्या लिखा है भाई साहब? देख लो, ये देखो, डब्बा बना देता हूं। प्रॉफिटेबली, फायदेमंद तरीके से, मतलब जिससे प्रॉफिट हो निकालने में, प्रॉफिटेबली निकालेंगे, उसको आप क्या घोषित कर दोगे? उसको आप और घोषित कर दोगे। तो और कुछ नहीं, एक प्रकार का मिनरल है, बस वो मिनरल है जिसमें से मेटल निकालने में सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा। तो आप तय करोगे मैं जिंक कार्बोनेट से जिंक निकाला करूंगा आपसे। जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड लाए थे आप, लेकिन अब उसको कोई नहीं निकालोगे क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा लग रहा है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है जिंक ऑक्साइड से सस्ता निकलता हो, ये फैक्चुअल डेटा, ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हमको देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको अभी और की डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसको एग्जांपल मान के। ये रेट सेम नहीं है, तुम ये मत सोचना सर नहीं वो रेट तो 50 रुपए लगता है, तो रेट पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं कि भैया मिनरल और ओर में अंतर क्या है। तो और कुछ नहीं है, और एक प्रकार का मिनरल ही है। इसलिए एक कहावत कही जाती है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारे और एक तरीके के मिनरल ही है, क्योंकि और एक मिनरल ही है, लेकिन सारे मिनरल और हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे मिनरल से फायदेमंद तरीके से नहीं निकल सकता, किसी एक ही मिनरल से फायदेमंद तरीके से निकलेगा, और जिस किसी भी मिनरल से फायदेमंद तरीके से निकलेगा उसको हम और बोल देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा और। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसलिए सारे ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते ही ना मिनरल के टाइप के, लेकिन सारे मिनरल और कहलाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मिनरल और ओर का। और हमारे लिए मेटल किसमें से निकलेगा? हमारे लिए तो मिनरल में से निकल सकता है, लेकिन फायदेमंद तरीके से किसमें निकलेगा? ओर से निकलेगा। तो हमारे लिए ओर हो गया जिसमें से हम मेटल को फायदेमंद तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मिनरल और ओर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और अब बात है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल की, जिसमें आपको पता है कि भैया क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक तुमको कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर नहीं छोड़ रहा है। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए magnetbrains.com पर जाकर इनको एक्सेस करना है, जहां से वीडियो से जुड़े हुए नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, कीप वॉचिंग अस। थैंक यू, टेक केयर।